अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी का इंट्रोडक्शन, पीएचपी का सिंटैक्स, पीएचपी में कमेंट्स को किस तरह यूज़ करते हैं, पीएचपी में वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं और इसमें प्रिंट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो पीएचपी जो है वो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये विदाउट सर्वर रन नहीं होती। उसके बाद मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। डायनामिक का ये मतलब है कि जिन पेजेस का कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसा कि आपका रिजल्ट है, पहले आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं होता। फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होने के बाद आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट शो होता है उस पेज पे, फिर सेकंड का शो होता है, फिर थर्ड का। तो कुछ ऐसी जैसे वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, हर 5 मिनट बाद नई न्यूज़ आ रही होती है, पेज पे नया कंटेंट आ रहा होता है। तो वो होते हैं डायनामिक वेब पेजेस, जिनका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। दूसरे हमारे पास होते हैं स्टैटिक पेजेस। स्टैटिक का ये मतलब है कि जिनका कंटेंट चेंज नहीं होता। जैसे कि कोई एक यूनिवर्सिटी ले लें या कोई भी इदारा ले लें जिसकी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो जो स्टैटिक डाटा होता है वो HTML के अंदर लिखा जाता है, और जो डायनामिक होता है वो PHP के अंदर लिखा जाता है। और उसके बाद आता है PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। ये इस लाइन और इस लाइन का मतलब एक ही है कि ये सर्वर में हम रन करते हैं। PHP files contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code। PHP फाइल के अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, JavaScript भी लिखी जाती है और PHP का कोड भी लिखा जाता है। PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser। इसका मतलब ये है कि जब हम PHP का कोड रन करते हैं, सर्वर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सर्वर चेक करते हैं कि कोई इसमें एरर वगैरह तो नहीं है। अगर तो एरर होगा तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा, और उसका जो रिज़ल्ट है अगर तो वो ट्रू है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें ब्राउज़र पे मिल जाएगा। उसके बाद PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन .php। हमने HTML को देखा था, तो HTML की फाइल एक्सटेंशन .html थी। तो जब हमने PHP यूज़ करनी है, चाहे उसके अंदर HTML ही लिखनी है, बेशक आप पूरा काम HTML का करें, तो अगर आपने PHP उसके अंदर करनी है, फॉर एग्जांपल PHP का कोई भी कोड लिखना है, तो फाइल की एक्सटेंशन PHP रखनी है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है फाइल की एक्सटेंशन .php रखी जाती है। अगर आप सिंपल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर सर्वर का कोई काम नहीं है, कोई डायनामिक वेब पेजेस नहीं है, तो फिर आप .html रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम करना है PHP का, तो आपने फाइल की एक्सटेंशन .php रखनी है। उसके बाद आता है PHP का सिंटैक्स। PHP का जो सिंटैक्स है, ये हमारे पास ये ओपनिंग है और ये हमारे पास क्लोजिंग है। तो सबसे पहले लेस देन का सिंबल आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, और उसके बाद यहाँ पे ये क्लोजिंग है, और इसके अंदर हमारा यहाँ पे ये बॉडी होगी और इसके अंदर हम अपना PHP का कोड रखेंगे। तो यहाँ पे आपने PHP जो है ये लोअर केस में ही रखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपर केस में, लेकिन आप इसको लोअर केस में ही लिखें। उसके बाद आते हैं PHP में कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा कोड है, अगर कोई उसको रीड कर रहा है, आपने एक वेबसाइट बना के दे दी, तो अब उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी है कोड में, तो आपने अगर कमेंट यूज़ किए होंगे, अगर आप वो किसी और से चेंजिंग करवा रहे हैं, तो वो जो दूसरा पर्सन होगा, जो डेवलपर होगा, उसके लिए इजी रहेगा कि उसे कमेंट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कोड है, यहाँ पे कौन सा कोड है। जैसे कि आपके वेब पेज पे प्रोफाइल भी शो हो रही होती है, आपका रिजल्ट भी शो हो रहा होता है, अगर वहाँ पे कमेंट्स हों कि ये जो है ये जो कोडिंग है ये आपके रिजल्ट की है और ये कोडिंग आपकी प्रोफाइल की है, तो वहाँ पे वो ईज़िली जो है कोडिंग में वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं होते, जो वेब पेजेस हैं वहाँ पे इनका कोई रोल नहीं होता। ये जस्ट कोडिंग में हम ईजी रहते हैं कि ताकि हम उसमें चेंज कर सकें। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लगा यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे डबल स्लैश लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आप हैश भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों सेम वर्क करेंगे। अगर आपके कमेंट्स की एक ही लाइन हो तो आप यहाँ पे ये सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करेंगे।
और अगर आपका एक पूरा पैराग्राफ हो कमेंट का, एक पैराग्राफ हो जहाँ पे आप आपने इंफॉर्मेशन कोई लिखनी हो, तो वहाँ पे आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे। तो मल्टी लाइन कमेंट इस तरह उसका सिंटैक्स है। उसके बाद आते हैं पीएचपी वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिखने के लिए सबसे पहले हमने पीएचपी का सिंटैक्स लगाना है। कमेंट्स भी आपने लिखने हैं तो आपने पहले पीएचपी का सिंटैक्स लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए सिंगल लाइन कमेंट है, एक इन्फॉर्मेशन लिखी है कि पीएचपी कोड्स हेयर, तो यहाँ पे पहले पीएचपी का सिंटैक्स है। तो वेरिएबल हमने डिफाइन करने हैं, डिक्लेयर करने हैं, तो सबसे पहले पीएचपी का सिंटैक्स आएगा। उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सी प्लस प्लस में या सी में हम वहाँ पे उसकी टाइप देते थे, इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इसकी कोई हमें डाटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे डॉलर साइन मेंशन करें, स्पेस नहीं देनी, फिर आपने डॉलर साइन के साथ ही आपने वेरिएबल का नेम रखना है। यहाँ पे हमने क्या नेम रखा है, टी एक्स टी, टेक्स्ट। तो इसके अंदर टेक्स्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाता है। स्ट्रिंग जो जो डबल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं वो होती हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपने जैसे आपने अपना नाम लिखना है, अपने यूनिवर्सिटी का नेम रखना है, वेरिएबल के अंदर आपने प्रिंट करवाना है, तो आपने डबल कोटेशन के अंदर उसको मेंशन करना है। तो ये आपकी बन जाएगी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम है x, और इसमें हमने 10 स्टोर करवा दिया। तो अब ये इंटीजर टाइप का बन जाएगा। तो हर एक स्टेटमेंट के बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आप ये नहीं लगाते, मिस कर देते हैं, तो आपका एरर आएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो हर एक के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है y, डॉलर साइन सब के साथ आएगा। उसके बाद फिर हमने 10.50 यहाँ पे रखा है। तो अब देखें ये फ्लोट टाइप का है, तो ये वेरिएबल जो है ये फ्लोट टाइप का बन जाएगा। तो वेरिएबल का जो नेम है वो आपने सेम नहीं रखना। अगर आप सेम रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने x रख दिया, तो पहले x में क्या था, 10। अब जब इस लाइन पे आएगा कंपाइलर, तो वो x को क्या दे देगा, 10.50। तो आप आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल y रखना था, गलती से x रख दिया। जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको शो होगा 10.50, हालांकि आपने 10 रखा था। तो ये मिस्टेक आपने इसमें नहीं करनी, वेरिएबल का नेम आपने चेंज करना है। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का ये मतलब है कि लोअर केस का अलहदा मतलब है, अपर केस का अलहदा मतलब है। जैसे हम कहते हैं लोअर केस, अपर केस, अब ये है लोअर केस और ये है अपर केस। अब ये दोनों सेपरेट वेरिएबल हैं, हालांकि ये एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन केस सेंसिटिव की वजह से इन दोनों का सेपरेट मतलब है। तो आप ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डॉलर साइन ए इक्वल टू 10, और डॉलर साइन ये कैपिटल में है इक्वल टू 20। और अब प्रिंट करवाएंगे ए को, इसको, तो दोनों की सेपरेट वैल्यू होगी। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पे इस तरह रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रिंट स्टेटमेंट। हर लैंग्वेज की, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रिंट स्टेटमेंट होती है। तो पीएचपी की जो है वो इको एंड प्रिंट, ये दो स्टेटमेंट हैं आपका, आपकी आउटपुट लेने के लिए। जो भी यहाँ पे हमने वेरिएबल में रखा है, अगर हमने इसकी आउटपुट लेनी है तो हम यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इको एंड प्रिंट। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, दो स्टेटमेंट हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। इको जो है वो उसकी नो रिटर्न वैल्यू होती है। रिटर्न वैल्यू वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने फंक्शन को देखा हुआ है, फंक्शन क्या होते हैं। तो कुछ फंक्शन जो होते हैं वो हमें रिटर्न कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो नहीं रिटर्न कर रहे होते। तो फंक्शन में नहीं जाते क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बस आपने इतना समझ लेना है कि जो इको है वो नो रिटर्न वैल्यू, और जो प्रिंट है वो रिटर्न वैल्यू ऑफ वन। तो ये डिफरेंस जो है वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी हैं और इनका क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर वाइल प्रिंट कैन टेक वन आर्गुमेंट। पैरामीटर्स को भी वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने फंक्शन को देखा हुआ है या फंक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन उनके पास है। और उसके बाद इको इज़ फास्टर देन प्रिंट, इको का ये भी बेनिफिट है।
तो मोस्टली जो है वो प्रोजेक्ट में इको को यूज़ किया जाता है, प्रिंट को भी यूज़ किया जाता है लेकिन मोस्टली इको को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी दो प्रिंट स्टेटमेंट हैं। अब हम जाते हैं अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकल की तरफ कि हमने पीएचपी को रन किस तरह करना है। तो ये जो सारे काम हैं हमने वैसे थ्योरिकल देखे हैं, इनको रन किस तरह करना है। अब हमने पीएचपी को रन करना है तो सबसे पहले हमें सर्वर की ज़रूरत है। तो आप जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो जैम सर्वर को आप जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मैंने सी में इंस्टॉल किया तो वहाँ पे एक जैम का फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जैम का फोल्डर है, आपने इसके अंदर जाना है जैम, फिर आपने जाना है htdocs। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसके अंदर आपने अपनी कोडिंग को रखना है। जैसे कि आपने HTML का भी फ़ोल्डर बनाया था और उसके अंदर आपने अपनी कोडिंग रखी थी। तो मैंने फ़ोल्डर बनाया है PHP के नेम से। आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट के नेम से बना लें तो उसमें स्पेस नहीं देनी। जो पेज का नेम है यहाँ पे देखें तो मैंने जो भी प्रोजेक्ट रखे हैं किसी में भी स्पेस नहीं है, आप हाइफन या अंडरस्कोर यूज़ करें। तो इसका फिर मैं बताता हूँ कि आपने स्पेस क्यों नहीं देनी। तो यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना लिया, इसके अंदर जाना है और अपनी फाइल को इसके अंदर सेव करना है। तो ये मैंने फाइल बनाई है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अडोबी का ड्रीम वीवर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड के अंदर भी आप लिख सकते हैं इसकी कोडिंग। तो ये देखिए आपको HTML का कोड नज़र आ रहा है। HTML की जो बेसिक टैग्स हैं उसकी जो बॉडी है वो आपको यहाँ पे डिफाइन नज़र आ रही है। तो मैंने फाइल को सेव करना है। तो सेव हम कहाँ पे करेंगे, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है। सी में जाएंगे, सैम्प में, htdocs। अब हमारा PHP का फोल्डर है, ये PHP। और यहाँ पे हमने फाइल का नेम देना है। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ उसके नेम में, फर्स्ट लेक्चर। अब इसकी आपने एक्सटेंशन देनी है .php। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन देगा। मैंने पहले फाइल को सिलेक्ट किया है कि मैंने PHP की फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो बाकी जो है नोटपैड प्लस प्लस उसके बाद सब लाइन है, उनमें आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी फाइल की, फिर आपने सेव करना है। तो मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा और मैं सिंपल सेव कर दूंगा। तो ये देखें फर्स्ट लेक्चर .php, ये हमारी फाइल अब सेव हो गई। अब इस फोल्डर में चेक कर लें कि वाकई फ़ाइल आ गई है। तो ये देखें इसके अंदर फाइल आ गई है। अब हम कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने सर्वर को रन करते हैं। तो अपने सर्वर को कंट्रोल पैनल ओपन करना है और उसके बाद अपाचे और MySQL इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। ये साथ में हमें डेटाबेस भी प्रोवाइड करेगा जिसमें हम अपने टेबल्स वगैरह सारी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपनी फाइल को रन करना है, इस फाइल को रन करना है। तो पहले तो हम सिंपल क्लिक करते थे, .html फाइल होती थी तो यहाँ पे ओपन हो जाती थी। लेकिन अब ओपन करने का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र रन करना है, उसके बाद आपने सर्वर का नेम लिखना है। हमारे सर्वर का जो नेम है वो है लोकल होस्ट। उसके बाद आपने स्लैश लगाना है। उसके बाद आपने फाइल का नेम, हमारी फाइल का नेम क्या है, फर्स्ट लेक्चर .php। साथ में एक्सटेंशन भी देनी है। और इससे पहले हमने फोल्डर का नेम देना है। जो हमारा htdocs के अंदर हमने फोल्डर का नेम रखा था, हमारे फोल्डर का नेम था PHP के अंदर जाना है, स्लैश लगानी है और यहाँ पे फाइल का नेम फर्स्ट लेक्चर .php। तो ये देखिए हमारा पेज रन हो गया है। अगर यहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ स्पेलिंग में, यहाँ पे मैं ओ एंटर लिख देता हूँ यू की जगह, तो ये देखें पे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एरर आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे स्पेस दी थी तो इस वजह से यहाँ पे ये मॉडुलस 20 आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे स्पेसेस देंगे तो हमें रन करने में बहुत इशू आएगा। तो हमने पेज के अंदर स्पेस नहीं देनी, तो इसको हम सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अगर हमारा एड्रेस जो है वो फोल्डर बहुत से हैं और हमने स्पेस दी है तो हमारा जो URL है वो भी ख़राब हो जाता है। तो अब ये हमारा पेज रन हो गया। अब हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है PHP की।
अब PHP लिखने के लिए हम यहाँ पे कहीं पे भी PHP का टैग लगा के अपनी कोडिंग को लिख सकते हैं। तो हम बॉडी के अंदर आते हैं और PHP का सिंटैक्स डिफाइन करते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे एरर भी देगा क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं किया। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं $txt इक्वल टू, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमारा एक वेरिएबल आ गया। अब हम इसकी आउटपुट लेते हैं या इसको सेव करते हैं और वो सॉरी इसके अंदर यहाँ पे ठीक है, इसमें उसी में ही चेंजिंग करनी है। हम उसका नेम चेंज किया था तो इस वजह से फाइल को ओपन किया था तो वो दोबारा पूछ रहा है। अब हम इसको रन करते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अब हमें क्या चाहिए, आउटपुट। तो आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे इको $टेक्स्ट और फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे भी आपने फिर $साइन लगाना है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखना। जहाँ पे भी आपने वेरिएबल को यूज़ करना है साथ में $साइन मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपने रन करना है। अब हम इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, साथ में आपने रिफ्रेश भी करना है। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड हमें डिस्प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल मेंशन करते हैं $x इक्वल टू 10 एंड $y इक्वल टू, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं 4.5। हम यहाँ पे प्रिंट से लेते हैं आउटपुट, प्रिंट $x। x में क्या है 10, तो हमें यहाँ पे 10 डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, उसके बाद 10। अब हमें यहाँ पे BR हमने लगाना है। तो PHP के अंदर हम HTML को किस तरह यूज़ करते हैं, अब हमें BR का टैग लगाना है इसके बाद। तो अगर हम यहाँ पे BR लगाएंगे तो हमें एरर आएगा। PHP के अंदर हमने HTML को यूज़ करना है तो हमने इको लगाना है, इको डबल कोटेशन, इसके अंदर हमने HTML का टैग लिख देना है, ओपनिंग और सॉरी BR का क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो मैंने BR लगाया और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा अगली जो हमारी स्टेटमेंट होगी आउटपुट स्टेटमेंट, वो नेक्स्ट लाइन पे आएगी। ये देखें अब हमें हेलो वर्ल्ड को हेडिंग में लिखना है, हमें H1 में शो हो हेडिंग में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे H1, ये आ गई H1। तो अभी देखिएगा हेलो वर्ल्ड हमें हेडिंग में डिस्प्ले होगा। ये देखें क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे डबल कोटेशन थी तो इसके अंदर हमने H1 को यूज़ कर दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। अब हमने जो हमारा ये स्टेटमेंट है प्रिंट, यहाँ पे हम कैसा करते हैं कि यहाँ पे इको के साथ $y को भी डिस्प्ले करवाते हैं। अब ये देखें ये हमें नेक्स्ट लाइन पे चाहिए 4.5। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इको लगाएंगे और या इस BR को प्रिंट में लगा देते हैं ताकि हमें ये भी क्लियर हो जाए कि इको में कर सकते हैं HTML को, प्रिंट में भी कर सकते हैं या नहीं। तो प्रिंट में भी हम HTML को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमने इस y को भी H1 में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे सिंपल ऑलरेडी जो है डबल कोटेशन लगी थी, लेकिन हम यहाँ पे किस तरह लगाएंगे, यहाँ पे आपने ये डबल कोटेशन लगाई और यहाँ पे आपने यूज़ किया H1 और ये आपने H1 क्लोज कर दिया। तो साथ में हमें क्या एरर डिस्प्ले कर रहा है, तो एरर सेट करने के लिए ये कह रहा है ये हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग, और ये हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा है इंटीजर। तो हमने क्या करना है कि इसको कनकैट करना है, दोनों को कनकैटिनेशन, दोनों को कनकैट करना है। तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा एरर ख़त्म हो गया। यहाँ पे अगर हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे $n एरर देगा जब तक हम कनकैट नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे कनकैट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, लेकिन इसमें कोई एरर आएगा ज़रूर, लॉजिकल एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर ना आया तो
तो हमें यहाँ पे कनकैट करना है। तो कनकैट करने के लिए यहाँ पे डॉट लगाया। अब प्रॉब्लम ये है कि H1 हमने यहाँ पे स्टार्ट की, यहाँ पे क्लोज कर दी, इस चीज़ पे तो इफेक्ट ही नहीं हुआ हेडिंग का। तो फिर हमें क्या करना है, H1 क्या करना है, इसके बाद क्लोज करना है। हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके बाद हम H1 को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम फिर डबल कोटेशन लगाएंगे और इसके अंदर यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिखेंगे। फिर एरर आ रहा है तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम कनकैट कर देंगे। तो ये हमारी कनकैटिनेशन हो गई। कनकैटिनेशन का एक और हम पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। रन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा H1 के अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ और हमने क्या करना है कि दो वेरिएबल लेने हैं और उनका सम डिस्प्ले करवाना है। ये हमारे पास है x20, ये हमारे पास आ गया $y40 और यहाँ पे हम z के अंदर $x प्लस $y, इन दो वेरिएबल का सम करवा के हमने डिस्प्ले करवाना है। इको $z, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो क्या आ गया 60। तो साथ में हमें मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोई आके रन करता है पर्सन, उसे कोडिंग का नहीं पता, जो भी हमारे इस पेज का रीडर है, विजिटर है, तो कोडिंग में तो हम उसने नहीं जाना, उसे क्या पता चलेगा कि ये 60 क्या है। साथ में हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है सम ऑफ टू नंबर इज 60। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको में डबल कोटेशन में जाएंगे क्योंकि हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है। हमें टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है तो हमें क्या करना है, कनकैट करना है। तो कनकैट यहाँ पे ये डॉट लगाएंगे। अगर इस साइड पे भी कोई टेक्स्ट होता तो इधर से फिर हम लगा देते डॉट, तो वो हमारा कनकैट हो जाता और एरर भी ख़त्म हो जाता। तो अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कमेंट्स का भी। कमेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, सम ऑफ दी टू नंबर। आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रीडर के लिए है। अब मैंने ये आपको कोड आपको देना था तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे ये देखें ताकि जो भी कोड को ओपन करेगा उसे पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे हैश के साथ कर लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर। तो ये होते हैं हमारे पास कमेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।